सुंदरलाल बहुगुणा जी उस समय एक चर्चित व्यक्तित्व बन चुके थे पर्यावरण के संदर्भ में। उस समय उन्होंने एक यात्रा की थी कश्मीर से कोहिमा तक की। तो कहते हैं कि तारीख नहीं बदली थी, मतलब 25 मई से लेकर 8 जुलाई कोई तारीखों का ही बदलाव नहीं था, बल्कि इन चारों युवाओं के जीवन का। अब ये है कि जिसके पास पावर है वो कितना वो हो सकता है, वो उसको देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। तो बात ये है कि ये यात्रा आप शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, ये यात्रा आप समाज को समझने के लिए कर रहे हैं, पहाड़ को समझने के लिए कर रहे हैं, और उस पहाड़ को समझने के लिए कर रहे हैं जो दर्द से बिलबिला रहा है। नमस्कार साथियों, रीजनल रिपोर्टर के मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड का भूगोल और यहाँ की पदयात्राएं एक दूसरे के पूरक रही है, और यहाँ का जो पदयात्राओं का इतिहास है वो अपने आप में अनुपम रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और कई स्तर पर इसका दस्तावेजीकरण भी हुआ है। हम इसके पदयात्राओं को समझते हुए पदयात्रियों की भी बात करें तो ऐसे देश दुनिया के जो महत्वपूर्ण पदयात्री थे उन्होंने उत्तराखंड की राह ली। उनमें शंकराचार्य जी रहे, उनसे पूर्व भीमसेन रहे, और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी रहे। पंडित नैन सिंह जी का नाम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पदयात्रियों में शुमार है। इसके बाद एटकिंसन, जिन्होंने हिमालयन गजेटियर को रचा, वे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज उत्तराखंड के संदर्भ में दे गए। सुंदरलाल बहुगुणा, प्रोफेसर शेखर पाठक, सरला बहन, मीरा बहन, प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून जैसे पदयात्रियों ने उत्तराखंड के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के इतिहास के दस्तावेजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उनसे सीख लेकर, उन सबको पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड में कई यात्रा वृतांत लिखने वाले लोग आज हमारे लेखक हमारे बीच हैं। उन्हीं में से एक लेखक हैं डॉक्टर अरुण पुपसाल, जो वर्तमान में एक चर्चित पदयात्रा रही है जिसको 5 दशक पूरे हो गए हैं, और उसका 6वां चरण मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाला है। इसी यात्रा जो अस्कोट आराकोट के नाम से जानी जाती है, इसके संदर्भ में आज हम अपने इस मंथन कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अरुण पुपसाल, जो एक बेहतरीन यात्रा वृतांत लेखक हैं, कई पुस्तकें उनकी यात्रा वृतांतों को लेकर के निकल चुकी हैं, और इस अस्कोट आराकोट यात्रा के वे प्रथम चरण से सहभागी रहेंगे। तो आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि अस्कोट आराकोट अभियान महत्वपूर्ण चर्चाओं में है, चर्चा के केंद्र में है, और इसको लेकर आपके पास जानकारियों का खजाना है, क्योंकि आप पहले चरण से इसके साथी हैं। तो क्या है इसकी पृष्ठभूमि, क्या रही, कैसे आयोजकों के मन में ये विचार आया, और कैसे कैसे ये यात्रा शुरू हुई, इसके बारे में आप बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊं कि ये इस यात्रा से भले ही जुड़ाव जरूर रहा, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी करने का सौभाग्य है, क्योंकि जब ये 1974 में शुरू हुई तो हम बहुत बच्चे थे जी। और एक हल्की सी झलक हमको मतलब इस तरीके से बचपन जैसे हाई स्कूल के बच्चों को हो सकती है कि अस्कोट आराकोट, क्योंकि सुंदरलाल जी से हमारा जुड़ाव हो गया था और टेहरी में रहते हुए, तो इसलिए इस यात्रा के बारे में जानकारी। लेकिन जैसे ही 84 की यात्रा हुई तो हम लोग वयस्क थे, तमाम थे, और ये यात्रा कैसी हो रही है, क्या हो रही है, इस पर निगाह थी। और उनकी तमाम यात्राओं पे कहीं ना कहीं हम इसके बारे में पढ़ते रहते थे और इसके बारे में जिज्ञासा होती रहती थी, और उसको
प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इसमें शिरकत होते रही। और अभी जो 2014 की यात्रा हुई उसके समापन के अवसर पर या उनके तमाम चीज़ों में शेखर राव और तमाम मित्रों के माध्यम से सुना है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यात्राओं को, अब मैं ये बताऊं कि अगर दुनिया को अगर हम देखें तो चलाने वाला जो घुमक्कड़ रहा होगा, क्योंकि जितना कुछ अगर हमारे पास आज है और आज की जो तकनीकी के से पहले की बात अगर हम करें तो जो भी आदमी ने ऋषि मुनियों से लेकर के विद्वानों ने जो भी लिखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, वो घुमक्कड़ी के बाद किया होगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा आया होगा। और उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि यहाँ एक नैसर्गिक स्वतंत्रता जो सुंदरता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका धार्मिक विकास तो यहाँ आदमी मानव जो है दोनों तरीके से आया, धर्म के मोह पाश में भी आया तो नैसर्गिक इसलिए इसका आया। और ये बात रही कि लोगों ने बहुत कुछ इस पर लिखा भी, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना लिखा भी, क्योंकि हम उतना ही जान पाते हैं जितना कि यात्रा वृत्तांतों में है, जो कि काफी कम रूप में है। और हम क्योंकि समय को देखते हुए और केवल अस्कोट आराकोट अभियान पे बातचीत करते हैं, तो ये वो दौर था 1974 का, आपको भी मालूम है कि जब कि वनों के प्रति पूरे एक जागरूकता थी, क्योंकि जैसे ही ये अस्कोट आराकोट 25 मई 1974 से शुरू हुआ, उससे थोड़ा सा पहले 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। और एक चीज होता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी उस समय एक चर्चित व्यक्तित्व बन चुके थे पर्यावरण के संदर्भ में। उस समय उन्होंने एक यात्रा की थी कश्मीर से कोहिमा तक की, और इस पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के वो चाहते थे कि पूरे हिमालयी राज्यों की एक आम राय बने। कश्मीर से लेकर कोहिमा तक का उनका एक यात्रा 120 दिन की हुई थी, बड़ी चर्चित यात्रा हुई थी। और उसमें उनका मकसद यही था कि हम अकेले हिमालय की रक्षा और बात को नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखने में अगर हम केवल उत्तराखंड की वाले लोग बात करेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं होगा। इसलिए हम और राज्यों को और क्षेत्रों को भी इसमें लाते हैं और किया था। इस यात्रा के ही दौरान वो किसी संदर्भ में अल्मोड़ा में उनकी शेखर पाठक और डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट से मुलाकात हुई, और उनके साथ उस समय के युवा कुंवर पशु जिनका जिक्र आपने किया, प्रताप शिखर जी, वो स्वाभाविक रूप से उनके साथ थे। और जब उन्होंने कहा शेखर पाठक के किसी लेख को पढ़ करके वो बड़े गदगद हुए, और उनको लगा कि एक पहाड़ में रहने वाला युवा इतने बेहतरीन तरीके से लिख सकता है, लिखा है, तो निश्चित रूप से जरूर उनको पहाड़ के बारे में ज्यादा जानकारी और जिज्ञासा। जब उनसे बातचीत हुई तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा कि एक उस समय वो MA सेकेंड ईयर के लगभग छात्र थे, शेखर पाठक जी और शमशेर बिष्ट जी अल्मोड़ा कॉलेज के छात्र थे। तो उन्होंने कहा अगर आपको पहाड़ के बारे में जानना है तो पहाड़ के लोगों तक आपको पहुंचना होगा और गांव में आपको जाना पड़ेगा। और ये करना, उनकी प्रेरणा से वो अस्कोट आराकोट, उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी का ही दिया हुआ नाम है। अस्कोट पिथौरागढ़ के काली नदी जो है उधर नेपाल है, इधर हिंदुस्तान है, और उस पर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, अस्कोट एक सामंती रियासत हुआ करती थी। तो वो अस्कोट से वह यात्रा को शुरू करने का 25 मार्च 1974 से शुरू हुई, और ठीक आराकोट जो कि पश्चिमी इलाका है, अस्कोट जहाँ पूर्वी क्षेत्र है उत्तराखंड का और पश्चिमी क्षेत्र है आराकोट हिमाचल का। तो इनके बीच में लगभग 800-900 या 1000 के करीब की उस समय की पैदल यात्रा की दूरी रही थी। और उनका कहना यह था कि ये यात्रा अगर आप करो तो उससे लोगों को तुम्हें पता चल पाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये यात्रा तुम करोगे ये नहीं कि तुम क्या हो, आपको ये यात्रा इस आधार पर करनी है कि लोग क्या है, लोगों तक तुम्हें पहुंचना है। इसलिए अपने को शून्य करना है, ये नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मेरे पास है, तो आपके को शून्य होते हुए, शून्य का मतलब आर्थिक रूप से आपको बिना पैसे के, क्योंकि अगर आप किसी गांव में किसी के घर पे रहोगे तो घर पे रहने के जब तक आप उसके घर के किचन को, उसके घर की स्थितियों को, उसके भोजन को, उसके घर के तमाम दिक्कतों को नहीं समझेगा, वो तभी समझ पाओगे जब
आप उसमें इतनी आत्मीयता उससे बिठा पाओ कि बिना पैसे के। नहीं तो आप आज का तो होम स्टे का कल्चर है, तो वो यात्रा शुरू हुई और 45 दिन की यात्रा शुरू हुई। 25 मई 1974 से आपके अस्कोट से शुरू हुई और 8 जुलाई 1974 को वो आराकोट पर गई। तो 45 दिन के अंदर की जो ये यात्रा थी, ये केवल कहते हैं कि तारीख नहीं बदली थी, मतलब 25 मई से लेके 8 जुलाई कोई तारीखों का ही बदलाव नहीं था, बल्कि इन चारों युवाओं के जीवन का भी बदलाव था। आप चारों को जानती हैं बहुत, और पूरा उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य जो आज का प्रबुद्ध समाज है उन चारों व्यक्तित्वों को जानता है। दुर्भाग्य से हमारे इनमें 3 साथी यार हमारे अग्रसर नहीं है, लेकिन शेखर पाठक जी के जीवन का बदलाव। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट उस समय जेएनयू के छात्र थे। मैं बता रहा हूँ कि शेखर पाठक तो अल्मोड़ा छात्र थे, लेकिन डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट उस समय जेएनयू के छात्र थे। प्रताप शिखर और वो कुंवर परशुन आपके सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़े हुए थे और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र थे टिहरी के, लेकिन इनके जीवन में सारा बदलाव। और शमशेर बिष्ट तो जेएनयू छोड़ के वापस आ गए, इसलिए कि मुझे अपने पहाड़ के लोगों को जानने के लिए बड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं है गाँव के लोगों को। तो ये इनके जीवन का बदलाव, और केवल इन 4 युवाओं का ही जीवन नहीं बदला, इनके माध्यम से हजारों हजार युवाओं का जीवन बदला, जिन्होंने अपने को समाज के प्रति, तमाम उनके प्रति समर्पित किया। वो व्यक्तित्व तो बहुत जाने पहचाने व्यक्तित्व के रूप में आने वाले समय में सामने आए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो पदयात्राएं होती हैं ये जिज्ञासा पैदा करती है, और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो फिर व्यक्ति बहुत कुछ करने के लिए लालायित हो सकता है। जैसा आपने शमशेर सिंह बिष्ट जी के उसमें कहा कि वे जेएनयू की पढ़ाई छोड़ करके आ गए। तो अभी वर्तमान में अस्कोट आराकोट अभियान के यदि हम ये 2024 के चरण की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि युवा इस यात्रा से जुड़ नहीं सकते, लेकिन उनके भीतर क्या उस तरह की जिज्ञासा आज के संदर्भों में क्या लगता है आपको कि वे जिस तरह से ये 4 युवा जुड़ पाए थे उस तरह से आज का युवा किस रूप में जुड़ पाएगा, और हम किस रूप में उनको देख पाएंगे जुड़ा हुआ? क्या वो भी यहाँ की संस्कृति को, जैसे आपने कहा कि चूल्हे तक को समझना पड़ेगा, तो चूल्हे तक को समझने की स्थिति में आज का युवा भी है क्या? देखिए, ये चीजें तो मैं आपका मंशा को समझ रहा हूँ उस रूप में, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 50 साल का जो समय अंतराल है वो बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। और इस समय लगभग 50 साल के अंतर में हम कह सकते हैं कि 2 पीढ़ियों का बदलाव आ गया है, तो और तकनीकी और ने बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से जो सोच और जो समझ उस समय के युवाओं में और जिस रूप में रही होगी, उसी की परिकल्पना आज के युवा के संदर्भ में करना थोड़ा सा कठिन है, मतलब ये बात। लेकिन ये रूप तो जरूर हो कि वो भी व्यक्ति है, वो भी युवा है, तो मौलिक रूप से तो चिंतन एक जैसा ही होगा, उसका बाहरी आवरण जरूर बदला होगा। आज का युवा हो सकता है कि जैसे कुंवर परशुन जी थे, आपके प्रताप शिखर जी या शमशेर जी, जो कि एकदम उसमें सीधे साधे और तरीके से और सादगी से, हम आज के युवा से उतनी सादगी की अपनी, क्योंकि उसका जो ग्रोथ हुई है, उसका व्यक्तित्व बना है, या उसको जो सुविधाओं से वो लैस हुआ है, उसको उतना छोड़ पाना असंभव है। लेकिन उसको कितना कम कर सकता है वो ये, जहां तक लगाव की बात है, लगाव आज के युवा का भी अपने पहाड़ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति और अपने जो भी उसका पैतृक है उसके प्रति है, लेकिन हम उसको वो अवसर और उस तरीके का माहौल नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले उसी माहौल में वो जीता था और उसी माहौल में उसका जीविकोपार्जन करता था। अब क्या है कि माहौल हमारा कोई दूसरा है, जीविकोपार्जन के लिए बच्चा बाहर एक दूसरी दुनिया में गया, इंटरनेट की दुनिया में गया, वर्क फ्रॉम होम की दुनिया में गया, तमाम से हम कहते थे कि
आप पहले गांव जाइए, लेकिन आप वो कहते हैं कि घर पे बैठ के ही मैं सब चीजें कर सकता हूँ, उसका ही काफी। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से अस्कोट आराकोट अभियान का ये छठा चरण है। इससे पहले 5 यात्राएं 1974 में, 1984 में, 1994 में, 2014 में और 2004 और 2014 में 5 यात्राएं हो चुकी है। और छठवीं यात्रा जो है ये 50 साल पूरे होने के बाद छठी यात्रा जो है 2024 में होने जा रही है। तो इसमें अभी क्योंकि चुनाव के से बाद से इसकी चर्चा शुरू हुई और अभी बहुत सारे युवाओं ने बहुत सारी ये बात आ रही है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहें, कैसे करें, क्या करें, तमाम चीज़ों में। तो निश्चित रूप से ये पहले से ज़्यादा होगा और मुझे तो ये लगता है कि इसमें ज़्यादा चीज़ों जो सामने आएंगी वो ज़्यादा उभर के आएंगी और वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, समाज में उसको अपनाया भी जाएगा। क्योंकि पिछली जो 5 यात्राएं हैं उन यात्राओं का एकेडमिक योगदान तो बहुत है, क्योंकि उन यात्राओं ने कई व्यक्तित्वों को गढ़ा, लेकिन व्यक्तित्वों ने कई इस तरीके की रिपोर्ट्स, बुक्स अलग अलग क्षेत्रों में सामने आई जो इस यात्रा की पृष्ठभूमि के आधार पर बनी थी। चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक उसके क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर एक ने अपना अपना जो विषय था, अपना अपना जो क्षेत्र था, उसके आधार पर इन यात्राओं को आधार बना करके और अपनी लाई। अब क्योंकि नीतिगत चीज सरकारी और राजनीतिक मुद्दा है, वो उनको तय करना था, वो उस रूप में उतना नहीं हो पाया, इतना हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक अकादमिक बहस और एक जो कह सकते हैं माहौल उसको तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उत्तराखंड के पास आर.एस. तोलिया जैसे व्यक्तित्व रहे, नौकरशाह रहे, जिन्होंने पटवारी, उनकी जो चर्चित पुस्तक है पटवारी, घट और चाय, बिल्कुल ऐसी पुस्तक सब लोगों के बीच ला करके दी। और वर्तमान में इस तरह का चिंतन कहीं भी हमको नौकरशाही में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई नौकरशाहों के पास है जो आधारिक रूप में कोशिश कर रहे हैं। कैसे इस यात्रा का लाभ नीति नियंत्रण ले सकते हैं? देखिए, अब दो चीजें एक रूप से हैं कि एक तरफ से जो पॉलिटिकल लेवल पे जो लोग हैं, क्योंकि एक चीज मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कई ऐसे पॉलिटिकल मित्र हैं हमारे जो इन यात्राओं से जुड़े रहे, और या आप अगर थोड़ा सा इसको वन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में रहे तो बहुत सारे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, उस समय कांग्रेस में हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट में रहे हो, वो आंदोलनों में शरीक रहे और उसके बाद उनका एक राजनीतिक व्यक्तित्व बन गया। जैसे ही वो पॉलिटिकल व्यक्तित्व बने वैसे ही वो सब चीजें भूल गए। आज भी अगर आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जाएंगे देखेंगे तो जो भी व्यक्तित्व जो देखेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि जैसे ही वो सत्ता नशीब हुआ, सत्ता में गया, उसने अपना जो सामाजिक, जो उसका सामाजिक कार्यकर्ता का चरित्र था उसको पीछे कर दिया और एक तरीके से वो कर दिया, और वो एक पार्टी का नुमाइंदा और एक शासन का नुमाइंदा बन गया। लेकिन आज के तारीख में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 21 अप्रैल को प्रोफेसर शिवकर पाठक जी ने दून लाइब्रेरी में इस 2024 की रूपरेखा के बारे में बहुत सारे लोगों को बात। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े बड़े रिटायर्ड नौकरशाह, एकेडमिशियन संडे के दिन बिना किसी बहुत ज्यादा बड़ी सूचना के, और उस हॉल में जहां मतलब लोगों को इंतजार होता है कि कब आएगा, वहां पे लोगों को खचाखच भरा, लोगों को जमीन पे बैठना पड़ा, नई चेहरों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लोगों की एक है जानने की और समझने की। अब यह है कि जिसके पास पावर है वो कितना वो हो सकता है, वो उसको देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। जो इस समय के नीति नियंता है वो सब मालूम, क्योंकि तकनीकी ने ऐसा कर दिया है कि आज हम क्या करते हैं हर एक को मालूम है। अब आप कहें कि उन तक बताया जाना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा वो है तो उन तक इस जानकारियां होंगी।
अगर वो किस रूप में इस पद यात्रा को सपोर्ट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे वो 2024 की इस पद यात्रा के आलोक में हम समझे तो जैसा रीजनल रिपोर्टर ने भी इसको पर्याप्त प्रसार की कोशिश की है, तो बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत रूप से हमें मैसेजेस आ रहे हैं और वे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इसका विशेष प्रोसीजर है इस यात्रा में शामिल होने का, या वो किस तरह से इसके लिए अपना योगदान कर सकते हैं, मतलब वो कैसे शामिल हो सकते हैं, तो उनको कैसे आप गाइड करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि इसका खुला निमंत्रण है और इसको कोई इंडिविजुअल लेवल पे लिया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो हिमालय से संबंधित और या पहाड़ से संबंधित या अपनी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के या अपनी रुचि को लेकर के आना चाहता है वो आ सकता है। ये इस पे और 25 मई एक चीज मैं बता दूं कि इस यात्रा का नाम अस्कोट आराकोट अभियान है, लेकिन ये यात्रा पांगु से शुरू होती है। पांगु पिथौरागढ़ का एक छोटा सा स्थल है और बड़ा मशहूर है, और वो पांगु वो स्थल है जहाँ नारायण आश्रम, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव है। नारायण आश्रम में नारायण स्वामी ने वहाँ पे उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यों के लिए एक 1903 के करीब वो आश्रम बनाया था, तो वो एक उस आश्रम से पांगु से शुरू हुई। भले नाम पांगु अस्कोट आराकोट अभियान कैसे हैं, एक चीज तो कोई भी व्यक्ति निसंकोच आ सकता है, पर लेकिन थोड़ा सा उसको अपनी तैयारियों के साथ आना है। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की एक किया गया क्योंकि वो व्यवस्थित हो जाए, अराजकता ना हो, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसके मानक भी बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि आप पिट्ठू लेकर आप पोर्टर के साथ चले तो फिर यात्रा का क्या हुआ, वो तो एक तरीके से आपका ट्रैकिंग हो गई, आपकी एक तरीके से पर्यटक हो गया। आपको पर्यटक नहीं बनना है, आपको एक जिज्ञासु बनना है। आपको एक, मैंने कहा ना कि आपको, आप जो भी हैं उसको जब तक आप न्यूनतम नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को नहीं समझेंगे। अगर मुझे आपको समझना है, आपकी परिस्थितियों को समझना है, तो सबसे पहले मुझे अपनी परिस्थितियां, अपने जो वो है उसको करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको जगह दे पाऊंगा। तो आपको न्यूनतम पैसे से, हम हो सकता है कि जब 74 में शुरू हो तो बिल्कुल बिना किसी उसके हो सकता है इस समय बहुत थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी लेवल पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं बस में या मोटर में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन उसका मूल भाव ना खत्म हो जाए। एक तो बात यह है कि ये यात्रा आप शौक के लिए नहीं कर रहे, ये यात्रा आप समाज को समझने के लिए कर रहे हैं, पहाड़ को समझने के लिए कर रहे हैं, और उस पहाड़ को समझने के लिए कर रहे हैं जो दर्द से बिलबिला रहा है। वो दर्द उसका आर्थिक दर्द नहीं है, वो दर्द उसकी अंतरात्मा का भी दर्द है। एक तो दर्द अभावों का होता है, उससे वो कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं पैदा करता है जीवन में, लेकिन जो दर्द अंतरात्मा का होता है उस दर्द से भी करा रहा है वो पहाड़। तो उस पहाड़ से मिलने जा रहे हैं आप, और जब उससे मिलने जा रहे हैं तो आपकी भाव भंगिमा, आपका पूरा का पूरा व्यवहार उसके अनुकूल होना चाहिए। वो बहुत खुश नहीं है, बहुत खुशहाल नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे आप हैं वैसी स्थिति में नहीं है, और आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे उससे मिलने जा रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको संयम के रूप में, आपको अपने व्यवहार के रूप में, आपको अपनी सुविधा के रूप में, आपको सुविधाएं कुछ दिखते हैं। एक चीज मैं बात को यहीं पे वो करते हुए कहता हूँ कि एक क्वेश्चनर डेवलप किया हुआ है, और वो क्वेश्चनर पूरी तरीके से मानकों के आधार पर बना हुआ है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में है। और उसको व्हाट्सएप और वो हमने जारी भी कर दिया, और वो चाहे जो भी कहते हैं जो उस पर कंसर्न वो लिखे हुए हैं नंबर, उनसे आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे बात सकते हैं। अब इस अभियान के 3 रूपों को हम जान सकते हैं। 2024 का जो है वो 3 रूपों में। एक यात्रा तो पांगु से शुरू होकर के अस्कोट आराकोट जाएगी, जो कि प्रमुख पड़ाव से होते हुए जाएगी। तो जो जिनके पास 45 दिन है, अब ये उम्मीद करें कि कोई किसी व्यक्ति के पास 45 दिन हो, ये बहुत कम होंगे, लाखों में लोग होंगे जिनको जो 45 दिन दे पाएंगे। तो कुछ दिनों तक आप शिरकत कर सकते हैं किसी पड़ाव में। आप उसके शेड्यूल को देख लें, और शेड्यूल में देख लें कि कौन सा स्थल आपके घर, गांव या जो भी वर्किंग स्थल है जहां से आप जाना चाहते हो वहां पे। लेकिन आप वहां पहुंचने से पहले जरूर उनको इतला जरूर कर दें। जो कंसल्टिंग नंबर है, एक लिंक भी उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ है उसमें, आप बात कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है
कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ से आप कर सकते हैं, तो आप किसी बीच के बिंदु पे, आपको पता है कि यहाँ पे ये यात्रा इतने तारीख को पहुंचेगी, आप उस दिन वहां शामिल हो जाए, 2-4 दिन रहें और उसके बाद चले। एक तो ये यात्रा, इसके साथ साथ एक हमने इस मुख्य यात्रा के अस्कोट आराकोट यात्रा के पैरेलल समानांतर भी यात्राओं की बात कही है। वो यात्राएं 2 मकसद से हैं, क्योंकि इसकी जो थीम रखी गई है, जो इसकी विषय वस्तु रखी गई है, ध्येय जो इसका रखा गया है, वो स्रोत से संगम तक। स्रोत का मतलब जहां से पानी का उद्गम हो रहा है, और जहां वो पानी, जहां वो धारा या गधेरा, गाढ़ गधेरा किसी नदी या बड़े उसमें मिल रहा है। हमारा जो पूरा का पूरा चिंतन ज्यादातर रहता है, हम गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, बड़ी नदियों को हमारे चिंतन पे, जबकि वास्तविकता ये है कि हमको जो सींचा है, जो गांव में हमारे गाढ़ गधेरे, छोटी छोटी नदियों में, जब वो जिंदा रहेंगी तभी तो अलकनंदा जिंदा रहेगी, भागीरथी जिंदा रहेगी, वहां का पानी ही तो, अगर वो प्रदूषित हो गया तो हो गया। तो ये बात कही गई है कि क्या आप अपने गांव इलाके के गाढ़ गधेरे जो 20 किलोमीटर के होंगे, 20 किलोमीटर पहले वो पानी निकला और 20 किलोमीटर वो बात, मैं उदाहरण दूंगा नयार नदी का, क्योंकि गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी नयार नदी है, जो उद्गम से निकलती है और भूमिगत है, और दूधा तोड़ी से निकलती है और सीधे ब्यास घाट में जाती है। और एक बहुत बड़ा पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, वो केवल एक कैचमेंट एरिया ही नहीं बनाती है, एक पूरा सभ्यता और संस्कृति को भी पल्लवित और पोषित हो सकती है। तो क्या हम कुछ हमारे मित्र दूधा तोड़ी से लेकर के ब्यास घाट तक की यात्रा कर सकते हैं, या उसके बीच बीच में नयार की स्थिति दे सकते हैं? तो बहुत अच्छी नहीं है, नयार भी बीमार है तो उसकी भी है। क्या हम, जैसे हम श्रीनगर की बात कर ले, तो क्या हम देवप्रयाग से लेके धारी देवी तक की यात्रा कर सकते हैं कि इस डैम का क्या इस पूरे क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा, यहाँ की जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ा? हमने बहुत सारे पिंडर पे बात आई है कि पिंडर नदी को हम देखते हैं, तो ये क्योंकि पानी एक ऐसे क्राइसिस आने वाले समय पे है कि, और पहाड़ के संदर्भ, पहाड़ के लिए नहीं है बल्कि पानी और यहाँ की जल धाराएं और नदी का जिंदा होना यहाँ के लिए उतना ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी नीचे के मैदानी क्षेत्रों, क्योंकि अल्टीमेटली तो पानी वहीं जाके वो पिघाना। तो ये एक इसका मतलब। तो युवाओं के लिए समझने का एक ये बहुत सुनहरा अवसर है, कह सकते हैं हम, कि वे अपने उत्तराखंड के भूगोल को समझें, यहाँ के परिवेश को समझें, यहाँ की नदियों को समझें, यहाँ की जलधाराओं को समझें, और यहाँ के जो जल, जंगल और जमीन की जो लड़ाई के केंद्र में जो कुछ भी है, जैसा भी घटित हो रहा है, जिस तरह का भी पहाड़ है, खुश है, दुख में है, अवसाद में है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, वो समझ सकता है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जब यात्रा शुरू हुई तो उस वक्त गाँव की और ग्रामीणों की स्थिति बहुत अलग थी। जैसे हम उस समय की यात्रा दल के साथियों की स्थिति परिस्थिति को एक रूप में नहीं समझ सकते, ऐसे ही हम उन गाँवों को जो लगभग या तो खाली हो चुके हैं या तो भूतहा हो चुके हैं, इस तरह की परिस्थितियां भी हो चुकी हैं गाँव में। तीसरी जो एक समस्या है, जो आपने अपनी बातचीत में ही अभी कहा, कि हम जिस कल्चर को अभी मजबूत कर बैठे हैं पर्यटन के नाम पर, जगह जगह होम स्टे वाला जो वो है परिदृश्य है, ऐसे सब में जो यात्री दल गांव में जाएगा वो किस परिस्थिति में रह पाएगा, वो ग्रामीण उनको कितना सामंजस्य दे सकेंगे, और किस तरह से उनके साथ सामंजस्य बना पाएंगे जो यात्रा के साथ, या बनाना चाहिए उनको? बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और इसको ध्यान पे बराबर हम रख रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात, मतलब यात्रा के जो आयोजक हैं और तमाम हमारे मित्र लोग हैं, इस बात को बहुत सही है कि ये यात्रा कहीं मतलब इस रूप में ना चली जाए कि घूमने के पर्पज से तमाम, तो उसी से पहले ही हम आपसे कह रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप बिना संसाधनों के अगर आप चलने के इच्छुक हैं, रास्ता कठिन है, डगर कठिन है पनघट की,
लेकिन इसमें वही आदमी आएंगे निश्चित रूप से जो अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के चलेगा, तो वो निश्चित रूप से अपनी व्यवस्थाएं करेगा, अपनी चीजें करेंगे, वो यात्राओं पे तो दबाव नहीं होगा। क्योंकि यात्रा में जो लोग पुराने लोग हैं, हमारा एक दुर्भाग्य है कि बहुत सारे मित्र हमारे अग्रज इस इहलोक से चले गए हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने इन यात्राओं को पूर्व में किया उनको पता है कि हमें ग्रामीणों से किस तरीके से बात करनी है। जो पहली यात्रा या दूसरी यात्रा की है, तो यात्री क्या करते थे, गांव में जाते थे और धय लगाते थे कि भाई आप अपने घर से एक रोटी लेके आए, एक दो नहीं, केवल एक। आपका जो घर पे खाना बनाया उसमें एक रोटी ज्यादा बना। तो मुझे लगता है किसी को कोई यहाँ पे, और अगर 40-50 घर है तो एक एक रोटी लेकर के वो कोई जो गांव का जो मिलन स्थल है या जहाँ पे जो भी होगा कुछ ना कुछ होगा लेनी, वहां पे लाकर के एक एक रोटी या जो भी वो लाए होंगे अपने घर से लेके, और जिससे ये वो रोटी भी लाए, उनसे बातचीत कर, किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ा। और ये नहीं कि आप क्या खाना चाहते हैं, ये है कि वो आपको क्या खिला सकते हैं। तो वो आत्मीयता तो बनाने की बात है, और वो थोड़ा सा देखने वाले की बात है कि बहुत ज्यादा इसमें उनपे वो ना पड़े। तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया। ये भी एक बात है इस यात्रा का, एक वो भी है कि इस यात्रा के जरिए हम पुराने यात्रा रूटों को भी, जिसको कि सबसे ज्यादा अवहेलना की गई है, पुरानी चट्टियों को, पुराने हमारे ऋषि मुनि जिन रास्तों से होके आए, जिन पे राहुल सांकृत्यायन जी, नैन सिंह जी, पंडित नैन सिंह आपने उदाहरण दिया, या तमाम पुराने लोगों ने वो यात्राएं की, वो जो यात्रा मार्ग थे वो इस समय बिल्कुल उपेक्षित है। तो उनको जोड़ने की बातचीत है, तो निश्चित रूप से ये चीजें आ जाएंगी। और जो आपका वो है, लेकिन उस पर कैसे नियंत्रण होगा ये स्थितियों पर ही देख करके करना पड़ेगा। लेकिन हम बार बार आगाह सब से कह रहे हैं कि जो इस यात्रा में आना चाह रहा है वो कृपया ये ना सोचिए कि वो शौकिया तरीके से आए या अपने संसाधनों से आए, या उनको लगे कि कोई हम पोर्टर कर लेंगे, इसकी कोई नहीं। आप यात्रा करना चाहते हैं अपने संसाधनों से, अलग बात है, लेकिन जहां तक अस्कोट आराकोट की यात्रा है तो उसके मूल में जो भाव है, हम लोगों से मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसके पास समस्याओं का अंबार है। तो निश्चित रूप से हमारा शहर, हमारी भाव भूमि क्या, हमारी सोच उस रूप में होगी। युवाओं में बड़ा उत्साह है, ऐसा देखने में आ रहा है। कितने दिन की यात्रा में अधिकतम शामिल हो सकते हैं या न्यूनतम शामिल हो सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं? कुछ नहीं, आप एक दिन, आप आधा दिन, आप एक हफ्ता, वो आपकी अपनी सुविधा है जी। आप वो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, समय नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 25 मार्च से 25 मई से शुरू हुआ और 8 जुलाई तक, आप इस दरमियान कभी भी उस मुख्य यात्रा में, लेकिन आप पूरे साल भर में कभी भी कहीं भी, जो ये जल यात्राओं की बात हमने कही, घाट स्रोत से संगम तक की, आप यात्रा करिए, क्वेश्चन है वो आप लेकर के उस मानकों के आधार पर क्या करिए, अपनी रिपोर्ट दिए। और हम बार बार एक निवेदन जरूर करना चाह रहे हैं कि आपका जो अपना क्षेत्र है, जिसमें आपकी विषय विशेषज्ञता है, आप आर्थिक क्षेत्र के जानकार हैं, आप सांस्कृतिक क्षेत्र के जानकार हैं, आप ऐतिहासिक क्षेत्र के जानकार हैं, आप साइंटिफिक मतलब जियोलॉजिस्ट हैं, जो भी लेकर के आप जाए, आप एक रिसर्चर के भूमिका में भी जाए और उसको लेके बाद उसको लिपिबद्ध भी करें, ताकि आपकी बात को एक प्रामाणिकता के आधार पे कहा जा सके। क्योंकि ये 50 साल का एक डॉक्यूमेंट बनाने की भी बातचीत है। 74 से 2024 तक का जो ये सफर है 50 साल के, तो ये भी एक मंशा है कि उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और उस डॉक्यूमेंटेशन को जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी लेवल के रूप में, उसको देश दुनिया में, केवल उत्तराखंड में ही नहीं या भारत सरकार तक ही नहीं, हम पूरे दुनिया के स्तर पे हिमालय की स्थिति को लाने के लिए एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट के रूप में सामने लाने की कोशिश में। इस पर बहुत सारी बातचीत हुई है, जैसा कि निकल कर आया है कि युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा जब वो अपने पहाड़ को समझ पाएंगे, यहाँ की दुरूह स्थितियों को, परिस्थितियों को समझ पाएंगे। बहुत सारे आयोग हमारी सरकारों ने अभी तक तैयार किए, लेकिन उन आयोगों से के जखीरे से जो निकला है उससे कुछ अलग इस यात्रा में सब लोगों के सामने आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर कुकसाल जी ने बार बार अपनी बातचीत में कहा
कि ये यात्रा पहाड़ को और गांव को समझने के लिए अपने आसपास के उत्तराखंड के जितने भी संसाधन हैं उनको समझने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। जो यात्रा में जो यात्री शामिल होंगे उनको अपने आप को एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में गांव तक ले जाने का एक बहुत ही ये सुंदर अवसर होगा। तो रीजनल रिपोर्टर की जो टीम है वो अपने दर्शकों से ये अपील करती है कि जिस तरह से कुशाल जी ने बताया है, इस दिशा में विचार करके इस यात्रा में शामिल होने का अपना जो भी लगता है कि जितना भी योगदान कर सकते हैं उसके लिए योजना तैयार करें और उसके बाद यात्रा में शामिल होने के बाद उसको किसी न किसी रूप में, चाहे कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे यात्रा वृतांत लिखें या कोई शोध कार्य के रूप में उसको डॉक्यूमेंट करें, तो किसी न किसी तरह से उसका दस्तावेजीकरण अवश्य हो। मैं डॉक्टर कुशाल जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी सुंदर बातचीत में वे हमारे साथ शामिल हुए और अपने दर्शकों का भी आभार करती हूँ। धन्यवाद।